वंदे मातरम प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम 16 मार्च की समसामयिक घटनाओं को देखने वाले हैं। क्लास सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आज का मोटिवेशन कोड है आपके लिए, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किलें ज़रूर है लेकिन आज मेहनत करेंगे तो कल बेहतर ज़रूर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। बस आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है, आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि निरंतर मेहनत करने के बाद ऐसी कोई मंजिल नहीं है जिसे पाया नहीं जा सकता है। अगर ईमानदारी से अपने कार्य में लगे रहोगे तो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचोगे। और आपको मोटिवेट रहना है। जो दुनिया है कहती रहेगी जो उसको कहना है, लेकिन आपको पता है जो है रियलिटी में कि आप क्या है और आप क्या कर सकते हैं। तो अपने आप पर, खुद पर विश्वास करिए और आगे बढ़ते रहिए। आपके पास एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है केवल, अगर सफल होना है तो आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा आगे बढ़ने का। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं आज का। और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। 10वें रॉयसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? तो रॉयसीना डायलॉग दिल्ली में आयोजित होता है और मुख्य अतिथि के रूप में इस बार न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है इन्हें बुलाया गया है। रॉयसीना डायलॉग नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है और 10वां संस्करण है इस बार रॉयसीना डायलॉग का। और चीफ गेस्ट कौन रहने वाले हैं? तो क्रिस्टोफर लक्सन इस बार के चीफ गेस्ट रहने वाले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। इस बार की थीम क्या रखी गई है रॉयसीना डायलॉग की? तो कालचक्र, लोक, शांति और ग्रह। कालचक्र, लोक, शांति और ग्रह इस बार की थीम रखी गई है। और इसका आयोजक करता कौन होता है रॉयसीना डायलॉग का? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसका आयोजन करवाता है। अगर रॉयसीना हिल देखेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अरावली का भाग है और जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, यहाँ तक विस्तार है रायसीना तक जो है अरावली पर्वत का। तो अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से? गुजरात से लगाकर दिल्ली तक है और इसकी कुल लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है अरावली पर्वत की। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी, साथ ही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर चोटी है, जो कि माउंट आबू राजस्थान में, जहाँ पर माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित। तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी स्थित है अरावली की। और अरावली की अगर बात करें तो यह किस प्रकार का पर्वत है? तो यह अभी वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत हो चुका है, अर्थात यह घर्षित अर्थात टूट फूट चुका है और जो अति प्राचीन होने के कारण वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में स्थित है। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है हमारा, उसके समानांतर होने के कारण जो है यह राजस्थान में वर्षा कराने में सक्षम नहीं होता है अरावली पर्वत, क्योंकि जहाँ पर पर्वत होती है वहाँ पर हवाएं ऊपर जो पर्वतों के ऊपर जाती है वहाँ पर संघनन होता है और बारिश होती है। लेकिन ये जो समानांतर है दक्षिण पश्चिम मानसून के, इसलिए जो अरावली वाला क्षेत्र है राजस्थान का, यहाँ पर मरुस्थल है और यहाँ पर वर्षा नहीं कराने में असक्षम होता है अरावली पर्वत। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। हाल ही में चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला LPAR राडार कहाँ तैनात किया है? तो LPAR राडार तैनात किया है चीन के द्वारा और म्यांमार में तैनात किया है। इसका मूल उद्देश्य तो क्या है कि जो भारत का APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, जो उड़ीसा के पास में है, जिसे पहले व्हीलर द्वीप भी कहा जाता था, यहाँ से DRDO जो अपनी सभी में जो मिसाइल है उनकी टेस्टिंग करता है। तो इस राडार के माध्यम से जो भारतीय मिसाइल परीक्षण होता है उन पर ध्यान रखना या उन पर नज़र रखना इसका उद्देश्य है। तो इसने म्यांमार में जो 5000 किलोमीटर क्षमता वाली राडार का जो है अभी स्थापित किया है म्यांमार देश में। तो भारत पर नज़र रखने के लिए इसने LPAR राडार है इसे स्थापित किया है म्यांमार में। और LPAR का फुल फॉर्म है लार्ज फेज्ड एरे राडार। लार्ज फेज्ड एरे राडार इसने तैनात किया है और चीन ने म्यांमार में इसे तैनात किया है। म्यांमार में इसे जो है स्थापित किया गया है और 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक यह निगरानी रख सकता है राडार। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भारत पर, मुख्यतः भारत की जो गतिविधियां हैं इन पर नज़र रखना है। भारत का आप देखेंगे कि मुख्य बेस जो है ये दक्षिण में ही है। आपको इसरो का जो मुख्यालय भी कहाँ देखने को मिलेगा? तो यह भी कर्नाटक बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। हमारे जो अधिकतर जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है कहाँ पर? महाराष्ट्र में, गुजरात में, चेन्नई में। तो जो महाराष्ट्र में है, चेन्नई में, तो इस ओर जो दक्षिण में हमारे मुख्य स्ट्रेटेजिक जो केंद्र हैं इन पर यह ध्यान रखने की कोशिश करता है लगातार। जैसे हमारा भाभा बार्क भी कहाँ पर है? तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये भारत पर निगरानी रखने के उद्देश्य से यह स्थापित किया गया है। म्यांमार की अगर बात करेंगे तो, लेकिन इसका कहना क्या है? तो हिंद महासागर पर निगरानी रखना इसका कहना है, लेकिन मुख्य उद्देश्य इसका
भारत पर नज़र रखना होगी। म्यांमार की अगर बात करें तो नापिता यहाँ की राजधानी है, क्यात यहाँ की मुद्रा है, इसे गोल्डन पेगोडा कंट्री भी कहा जाता है। जो भारत के कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं म्यांमार के साथ, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सीमा बनाते हैं। और जो पर्वत है अराकान योमा इस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। इरावदी नदी यहीं पर प्रवाहित होती है जिसे म्यांमार की गंगा कहा जाता है, और साल्विन नदी भी यहीं पर प्रवाहित होती है। और शान का पठार कहाँ पर है, तो शान का पठार भी ईरान में स्थित है। अगर बात करें अनातोलिया का पठार कहाँ पर है, अनातोलिया का पठार, तो अनातोलिया का पठार हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, यह तुर्की में देखने को मिलेगा जिसे एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है। गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है, गोबी का मरुस्थल, तो गोबी का मरुस्थल आपको मंगोलिया में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, चीन और मंगोलिया की सीमा पर गोबी का मरुस्थल देखने को मिलेगा। तकला मकान कहाँ पर स्थित है, तकला मकान का मरुस्थल, तकला मकान का मरुस्थल, तो तकला मकान मरुस्थल यह चीन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, चीन में स्थित है। और थार का डेजर्ट कहाँ है, थार डेजर्ट, तो यह भारत में, कहाँ पर, थार डेजर्ट कहाँ पर है, तो भारत में स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध कवि और पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ का संबंध किससे है, तो अभी इनका निधन हुआ है। दिवंगत प्रसिद्ध कवि पद्म भूषण से सम्मानित रमाकांत रथ जी का, तो उड़ीसा से इनका संबंध है, उड़ीसी से संबंधित है। यह रमाकांत रथ जी इनका निधन हुआ है, और ये उड़िया कवि थे जिनका निधन हुआ है, रमाकांत जी का उड़िया कवि थे यह। और पद्म भूषण इन्हें 2006 में प्राप्त हुआ था, 2006 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके। 1998 से 2003 के बीच यह साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं। अगर स्थापना की बात करें तो 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना होती है, और 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 22 भाषाएं जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, इन 22 भाषाओं प्लस जो इंग्लिश और राजस्थानी है, इन 24 भाषाओं में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगर शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो भारत में कुल अब वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो चुकी है, 11 शास्त्रीय भाषा हो चुकी है। जो पहली हमारी शास्त्रीय भाषा थी वह कौन सी थी, तमिल थी। तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, और अभी 5 नई शास्त्रीय भाषाएं जोड़ी गई है हमारी, असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत। तो अब कुल मिलाकर हमारी 6 जो शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी है। उड़ीसी नृत्य की बात करें तो इसकी प्रमुख मुद्रा कौन सी है उड़ीसी नृत्य की, तो त्रिभंग जो मुद्रा है इसकी प्रमुख मुद्रा है उड़ीसी नृत्य की। केलुचरण महापात्र, संयुक्ता पाणिग्रही जी और सोनल मानसिंह इसकी प्रमुख नृत्यांगना है उड़ीसी नृत्य की। और अभी हाल ही में मायाधर राउत जी का निधन हुआ है, इनका संबंध भी कहाँ से था, तो उड़ीसा से इनका संबंध था, मायाधर राउत जी का, जिनका अभी निधन हुआ था कुछ समय पहले। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है, तो यूनाइटेड किंगडम के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए आरबीआई को चुना गया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 यह यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है, और आरबीआई को प्रदान किया गया है। आरबीआई को देने की घोषणा की है यूनाइटेड किंगडम के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड को, और जून 2025 में यह यूनाइटेड किंगडम लंदन में प्रदान किया जाएगा। अगर आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना यंग हिल्टन या शाही आयोग भी जिसे कहा जाता है इसकी अनुशंसा पर होती है। इसकी स्थापना 1934 के एक्ट से 1 अप्रैल 1935 को इसे स्थापित किया जाता है आरबीआई को। कोलकाता में इसका पहले मुख्यालय था, प्राथमिक जब इसे स्थापना हुई थी इसकी तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया, मुंबई में। म्यांमार, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुख्य बैंक के रूप में भी इसने कार्य किया है आरबीआई ने। जो फर्स्ट हेड थे आरबीआई के हमारे कौन थे, तो ओसबोर्न स्मिथ फर्स्ट हेड थे, लेकिन फर्स्ट भारतीय हेड कौन बने थे आरबीआई के, तो यह सीडी देशमुख जी बने थे। वर्तमान में इसके हेड कौन है आरबीआई के, तो संजय मल्होत्रा जी वर्तमान में इसके हेड बने। शक्तिकांत दास जी का इन्होंने स्थान लिया है। और राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। और उसके लोगों में हमें ताड़ का वृक्ष और जो रॉयल बंगाल टाइगर है यह दिखाई देता है आरबीआई के लोगों में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए जो हॉकी इंडिया है इसने बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार
किससे किसे सम्मानित किया है? तो सर्वश्रेष्ठ जो हॉकी प्लेयर होता है, बेस्ट हॉकी प्लेयर, उसे दिया जाता है बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार। तो मेल में यह किसे मिला है? हरमनप्रीत सिंह जी को मिला है, जो कि हमारे कप्तान है। हॉकी इंडिया ने अपने अवार्ड की घोषणा की है, जिसमें मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड अलग है और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अलग है। तो अभी मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किए गए हॉकी इंडिया के द्वारा। तो अभी किसे दिया गया है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है? तो यह 1975 में जो हमारी हॉकी टीम थी, जिसने विश्व विजेता जो वर्ल्ड चैंपियन रही थी, इसे 1975 की जो उस दिन 1975 में जो हमारी टीम रही थी, जिसने विश्व चैंपियन की विजेता रही थी हॉकी टीम, इसे सम्मानित किया गया है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, और साथ में 50 लाख रुपए की राशि भी दी गई है। बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार अगर बात करें मेल में किसे दिया गया है यह, तो हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार मेल में, और फीमेल में किसे दिया गया है? तो सविता पुनिया जी को फीमेल में दिया गया है बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार। और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो 1975 की जो हॉकी टीम थी, जो वर्ल्ड चैंपियन थी, उसे दिया गया है। अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड किसे मिला है, तो जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर होता है उसे बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। तो बलजीत सिंह पुरस्कार किसे दिया गया है? यह सविता पुनिया जी को दिया गया है। PR श्रीजेश की अगर बात करें तो पेरिस ओलंपिक में जो भारत कांस्य पदक जीत कर लाया था, स्पेन को हराकर पेरिस ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक जीता था, उसके जो हमारे गोलकीपर कौन थे? तो PR श्रीजेश थे, और इन्होंने संन्यास की भी घोषणा कर दी अब। तो पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतती है भारतीय हॉकी टीम और स्पेन को हराया था। मेजर ध्यानचंद अवार्ड इस बार किन व्यक्तित्व को दिया गया है? तो 4 व्यक्तित्वों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के कप्तान है, D गुगेश जी जो कि FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने, मनु भाकर जी जो कि पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीत कर लाती है निशानेबाजी में, प्रवीण कुमार जी जो कि पैरा एथलीट या हाई जंप से संबंधित है। तो इन 4 खिलाड़ियों को जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। इसका नाम चेंज कब हुआ है? तो 2021 में इसका नाम चेंज किया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से मेजर ध्यानचंद अवार्ड इनका नाम कर दिया गया था। 1990-91 में यह प्रारंभ होते जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से, और वर्तमान में 25 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है मेजर ध्यानचंद अवार्ड की। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में होला मोहल्ला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो होला मोहल्ला महोत्सव का आयोजन पंजाब में हुआ है। होला मोहल्ला महोत्सव इसका आयोजन पंजाब में हुआ है, और श्री आनंदपुर साहिब जी है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है श्री आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला महोत्सव का। और जो खालसा पंथ के जनक थे या खालसा पंथ को स्थापित करने वाले कौन से सिख गुरु थे? तो जो 10वें एवं अंतिम सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने 1699 में जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना की थी। होला मोहल्ला जो यह आयोजन होता है महोत्सव, इसमें किस प्रकार की परंपरा का वहन किया जाता है? तो होला का अर्थ होता है हल्ला और मोहल्ला का अर्थ होता है सैन्य परेड, अर्थात एक सैन्य अभियान की तरह एक परेड होती है, सैन्य अभियान की तरह जो है महोत्सव को मनाया जाता है। तो होला हल्ला मोहल्ला जो महोत्सव है यह कहाँ पर? पंजाब में मनाया गया है। अगर बात करें सिखों की, तो सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक जी थे, और तलवड़ी में इनका जन्म हुआ था गुरु नानक का। तो सिखों के पहले गुरु नानक जी थे, और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह 10वें अंतिम गुरु थे। और इसके बाद जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसे जो है सिखों का गुरु या सिखों के गुरु के रूप में अपनाया गया। अगर गिद्दा और भांगड़ा की बात करें तो ये कहाँ के नृत्य है? पंजाब के फोक डांस हैं। और जो गिद्दा कौन करती है? तो जो सिख महिलाएं होती है प्रमुख, वह गिद्दा नृत्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग जो WPL है इसका खिताब मुंबई इंडियन के द्वारा जीता गया है दूसरी बार। महिला प्रीमियर लीग जो 2025 में इसका तीसरा संस्करण हुआ है। इस बार महिला प्रीमियर लीग का फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था? तो फाइनल मैच जो मुंबई है यहाँ पर होता है, मुंबई इंडियन और दिल्ली के मध्य जो फाइनल मैच का आयोजन होता है, और मुंबई इसकी विजेता रही थी। और मुंबई टीम की कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर जो है यह मुंबई टीम की कप्तान थी, और मुंबई इस बार इसकी विजेता रही है तीसरे संस्करण की। अगर बात करें सेकेंड बार यह मुंबई इंडियन के द्वारा जो है अवार्ड जीता गया है वुमेन प्रीमियर लीग का, और 2023 में इससे पहले जो मुंबई इंडियन ने खिताब जीता था। और किस स्टेडियम में इसका आयोजन होता है फाइनल मैच
का, तो ब्रेबोन स्टेडियम में जो मुंबई में यहाँ पर फाइनल मैच का आयोजन होता है ब्रेबोन स्टेडियम में। अगर बात करें यहाँ पर ऑरेंज कैप किसे दी गई है जिसने सर्वाधिक रन बनाए हैं, तो ऑरेंज कैप नेट साइबर ब्रंट को दी गई है, नेट साइबर ब्रंट को दी गई है जो कि मुंबई इंडियन के खिलाड़ी थी। और पर्पल कैप जिसने सर्वाधिक विकेट लेता है उसे दिया जाता है, तो अमेलिया केर जी को जो है सर्वाधिक विकेट के लिए पर्पल कैप दी गई है। और सेकेंड बार विजेता रहा, जो सेकेंड आयोजन हुआ था, पहले संस्करण का आयोजन मुंबई विजेता रहता है, दूसरे संस्करण का जो आयोजन हुआ था इसका विजेता कौन था, आरसीबी थी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और तीसरी बार वापस पुनः मुंबई इंडियन जो है जो मुंबई इंडियन विजेता बनी है और दिल्ली कैपिटल को हराकर यह खिताब जीता गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है, तो जो आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर इसकी बैठक आयोजित होती है और 14वें क्रम की बैठक थी और नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है। ADMM प्लस टास्क फोर्स, ADMM प्लस टास्क फोर्स यह आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर चर्चा के लिए एक बैठक होती है और इसमें जो आसियान के सदस्य देश है वह शामिल होते हैं। जो आसियान के 11 सदस्य देश है, जो 10 पहले थे और 11वां नवीनतम तिमोर लेस्ते भी शामिल हुआ है, तो 11 जो आसियान के देश है इसमें शामिल होते हैं ADMM प्लस जो आतंकवाद विरोधी बैठक होती है इसके अंतर्गत। और भारत ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की है, नई दिल्ली में इसका आयोजन होना है और 14वें क्रम की यह बैठक होने वाली है। इसकी सह अध्यक्षता कौन करेगा भारत के साथ ही, तो मलेशिया इसकी सह अध्यक्षता करने वाला है। और इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे ADMM का, तो आपको देखने को मिलेगा आसियान डिफेंस मीटिंग ग्रुप, आसियान डिफेंस मीटिंग ग्रुप इसे कहा जाता है। आसियान की अगर बात करोगे तो आसियान का भी 11वां नवीनतम सदस्य तिमोर लेस्ते बना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। 1967 में इसकी स्थापना होती है, 1967 में। 2024 में इसकी बैठक कहाँ पर होती है आसियान की, तो वियंतिने जो लाओस की राजधानी है यहाँ पर बैठक होती है आसियान की 2024 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है, तो इटली के वैज्ञानिकों ने यह जो है सफलतापूर्वक जो प्रकाश है इसे सुपर सॉलिड अवस्था में परिवर्तित किया है। इटली के साइंटिस्ट ने प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में जो परिवर्तित किया है। सुपर सॉलिड अवस्था क्या होती है, तो अगर जो ठोस होता है उसका गुण क्या होता है सॉलिड का, तो कठोरता उसका गुण होता है और उसमें फ्लूइड का गुण कम होता है, अर्थात उसमें जो शायनता होती है, अर्थात जो उसमें बहने का गुण होता है वो कम होता है। जो शायनता होती है वो किसी होती है, कम होती है, फ्लूइड का गुण कम होता है बहने का ठोसों में। लेकिन ये इस प्रकार का जो सुपर फ्लूइड प्रकाश, जो सुपर फ्लूइड जो प्रकाश है, सुपर फ्लूइड प्रकाश बनाया गया है, जो सुपर फ्लूइड अवस्था रखी गई है प्रकाश की, इसमें जो है ठोस तो होगा ही यह, लेकिन सुपर फ्लूइड होगा, लेकिन इसमें बहने का गुण भी होगा। जो ठोस होते हैं उसमें बहने का गुण नहीं होता है, तो यह प्रकाश की इस प्रकार की अवस्था निर्मित की गई है कि यह ठोस होगा लेकिन सुपर फ्लूइड होगा, अर्थात इसमें बहने का भी गुण होगा। तो सुपर सॉलिड जो है ठोस और जो घर्षण रहित होने वाला है। सुपर सॉलिड जो प्रकाश बनाया गया है ये ठोस होगा, कठोर होगा, ठोस होगा और जो है घर्षण रहित होगा, अर्थात इसमें घर्षण नहीं होगा। तो इसमें शायनता जो है, शायनता भी होगी, बहने का गुण भी होगा और ये ठोस भी होगा। इस प्रकार का जो प्रकाश की जो प्रवृत्ति है या इस प्रकार के प्रकाश को जो बनाया गया है। अगर प्रकाश की बात करें तो सर्वाधिक गति कहाँ पर होती है प्रकाश की, तो निर्वात में सर्वाधिक गति होती है और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है मीटर पर सेकेंड इसकी गति होती है, अर्थात 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है प्रकाश की। ध्वनि की निर्यात में कितनी गति होती है, तो 0 गति होती है, अर्थात ध्वनि निर्यात में गति नहीं करती है। ध्वनि को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में युवा लेखकों को सलाह देने के लिए PM युवा 3.0 योजना किसने प्रारंभ की है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री युवा 3.0 योजना शिक्षा मंत्रालय ने प्रारंभ की है और वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है। युवा लेखकों को प्रशिक्षण देने के लिए, उनको सिखाने के लिए और जो कला है इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए
30 वर्ष की आयु से कम के जो युवा है उनके लिए इसे प्रारंभ किया है, प्रधानमंत्री युवा 3.0 योजना को। इसमें जो उद्देश्य है, जो अधिक से अधिक युवा किताबों को पढ़े, किताबें लिखे और जो बुक कल्चर है इसको जो अपनाए, इसके लिए इसे प्रारंभ किया गया है। और क्रियान्वयन कौन करता है, इसे कौन क्रियान्वित करने का काम करेगा, शिक्षा मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। तो जो नेशनल बुक ट्रस्ट है इसे क्रियान्वित करने का कार्य करेगा। तो ये आज का हमने करंट अफेयर्स देख लिया है। मैंने मेरी तरफ से जो 100% आपको बेस्ट देने की कोशिश की है। अगर आपको भी लगता है कि आपके लिए मेहनत में करता हूँ प्रतिदिन, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर हो सके तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। आप जितना शेयर करेंगे, आप जितने अच्छे कमेंट करेंगे, उतना मोटिवेट फील करूँगा और मैं आपके लिए उतना बेहतर कार्य कर सकूँगा। तो देखते हम अब कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। ओमान की खाड़ी में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किसने प्रारंभ किया है, तो ईरान, रूस और चीन के मध्य इसका आयोजन हुआ है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वाकर वेली साइमंड्स QS की विषयवार विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है, तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो धनबाद है यह इसमें पहले स्थान पर रहा है क्वाकर वेली साइमंड्स रिपोर्ट में। हाल ही में यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किए गए कांगेर वैली नेशनल पार्क का संबंध किससे, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है यह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो मॉरिशस में अभी इसका उद्घाटन किया गया है। भारत किस शहर में FDI का शीर्ष स्रोत बना है, दुबई में FDI का शीर्ष स्रोत बना है। किस राज्य सरकार ने रुपए के प्रतीक चिन्ह की जगह उस राज्य की भाषा के चिन्ह को अपनाया है, तो यह कारनामा तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। अट्टुकल पोंगला महोत्सव के तहत दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं सभाओं में से एक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो केरल में आयोजित होता है अट्टुकल पोंगल महोत्सव। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान भारतीय सेना को मिला है। अब आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। हाल ही में चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाले LPAR राडार कहाँ पर तैनात किया है, म्यांमार में। दिवंगत प्रसिद्ध कवि पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ जी का संबंध उड़िया से है और उड़िया कवि थे। यूनाइटेड किंगडम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 RBI को दिया गया है। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, हरमनप्रीत सिंह जी को। हाल ही में होला मोहल्ला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो पंजाब में इसका आयोजन हुआ है। महिला प्रीमियर लीग 2025 की विजेता कौन रही है, मुंबई इंडियंस रही है, दिल्ली कैपिटल को हराया है। आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वें क्रम की बैठक कहां पर होनी है, नई दिल्ली में। प्रकाश की सुपर सोलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है, तो यह इटली के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है युवा लेखकों को सलाह देने के लिए PM युवा 3.0 योजना किसने प्रारंभ की है, तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। धन्यवाद। जय हिंद।